My Life in Advertising. Masters of Marketing Secrets, A Copywriter's Journey to Success. Book by Claude C. Hopkins. Introduction. क्या आपको इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के सीक्रेट्स जानने हैं? क्या आप जानना चाहते कि क्लोड हॉपकिंस ने अपने 35 साल के एडवर्टाइजिंग करियर में कैसे प्रॉस्पर किया? ऑथर इन सालों में एक फेमस और रिच एड राइटर बना। लेकिन उनके साथ स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। क्लोड ने खुद अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी जो अभी आपने हाथों में पकड़ी है। उन्होंने 9 की एज से काम करना स्टार्ट कर दिया था और तब से उन्होंने सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के कई लेसन्स लर्न किए। और यही सब वो अपनी इस बुक के थ्रू आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसमें आपको ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज मिलेंगी जो अप्लाई करके आपका एक मोस्ट इफेक्टिव एड कैंपेन बना सकते हैं। पामोलिव, क्वेकर ओट्स और पेप्सोडेंट अपनी इंडस्ट्रीज के बड़े ब्रांड बने हैं। इन ब्रांड को फेमस बनाने के पीछे क्लोड हॉपकिंस का काफी हार्ड वर्क है, तो उन्होंने कैसे इन 3 प्रोडक्ट्स को मार्केट में इतना बड़ा ब्रांड बना दिया? ये सब और बहुत कुछ आप इस बुक में सीखेंगे। अर्ली इन्फ्लुएंस। मैंने अपने पेरेंट्स से 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी थी जिसने एडवर्टाइजिंग करियर में मेरी काफ़ी हेल्प की। अपनी माँ से मैंने अपने काम से प्यार करना सीखा और अपने पिता से कॉमन लोगों को डोट। जब मेरी एज 10 साल थी, मेरे पापा चल बसे थे और तब से मेरी माँ ही पूरी फैमिली को सपोर्ट करती आई थी। वो बड़ी हार्ड वर्किंग थी। मुझे ऐसा कोई टाइम याद नहीं आता जब वो काम ना कर रही हो। मेरी मोम के पास कॉलेज की डिग्री थी। मॉर्निंग में वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। पूरा घर क्लीन करने के बाद वो अपने स्कूल जाया करती थी और जब लौटती थी तो फिर से घर के कामों में लग जाती थी। रात में मेरी माँ किंडरगार्टनर के लिए बुक्स लिखा करती थी। फिर जब वेकेशन होते तो उन बुक्स को साइकिल में रखकर हर स्कूल तक पहुंचाया करती थी। एक ही टाइम में मेरी माँ एक टीचर बनी, राइटर बनी, पब्लिशर बनी और एक सेल्स पर्सन भी बनी। मैंने भी उसके फुटस्टेप फॉलो किए। मैंने भी 9 साल की एज से काम करना शुरू कर दिया था। अपने स्कूल जाने से पहले मुझे 2 स्कूल हाउसेस ओपन करने पड़ते थे। मैं फायरप्लेस में फायर जलाकर रूम्स गर्म रखता और डेस्क की सफाई करता था। स्कूल के बाद मैं फ्लोर्स साफ करता था और रात को करीब 65 घरों में जाकर डेट्रोइट इवनिंग न्यूज़ डिलीवर किया करता था। हर सैटरडे को मेरा काम था 2 स्कूल हाउसेस को क्लीन करना और मैं घरों में बिल्स भी डिलीवर करता था। संडे को मैं अपनी कम्युनिटी के चर्च में जेनिटर का काम करता था, जहां मैं अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात के 10 बजे तक क्लीनिंग करता था। और जब स्कूल के वेकेशन होते थे तो मैं एक फार्म बॉय बनता था। मुझे हार्ड वर्क की आदत सी हो गई थी और इसी क्वालिटी के साथ मैं बिजनेस के फील्ड में आया। हर घंटा मेरे लिए वर्किंग आवर था। मिडनाइट में घर आने पर ही मैं रेस्ट करता था, लेकिन मैं अक्सर रात 2 बजे तक काम करता रहता था। और संडे तो मेरा फेवरेट था क्योंकि इस दिन मैं बिना किसी इंटरप्शन के सारा दिन काम कर सकता था। मेरे फादर एक चर्च मिनिस्टर के बेटे थे। उनके कई पुरखे भी पहले चर्च मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन सब गरीबी में ही जिए। मैं भी उसी गरीबी में पैदा हुआ और पला बड़ा था, पर मैंने इसे अपने लिए एक ब्लेसिंग की तरह ही समझा क्योंकि मैं कॉमन लोगों के साथ रहता था, उन्हें अच्छे से जानता था। मुझे उनकी डिजायर्स मालूम थी, उनका स्ट्रगल पता था और उनकी नीड्स मालूम थी। मुझे ये पता था कि उनके लिए क्या काम करेगा। और यही चीज़ एडवर्टाइजिंग में मेरे लिए एडवांटेज बनी। कस्टमर्स में से 95% कॉमन पीपल होते हैं, इसलिए उनकी मेजॉरिटी है। जितने भी एड्स मैंने क्रिएट किए हैं, मुझे पता है कैसे इन कॉमन पीपल को अपील करना है क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक था। जैसे अगर रोल्स रॉयस वाले मुझे अपनी कार की एड्स के लिए हायर करते तो शायद मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं तो रिच लोगों को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग्जरी और शानो शौकत कभी मिली ही नहीं। मैं खुद को लेबर लोगों के ज़्यादा करीब पाता हूँ। मुझे हाउसवाइफ्स का स्ट्रगल पता है, जिन्हें छोटे से बजट में पूरे मंथ का गुजारा करना पड़ता है। मुझे उन बॉयज़ और गर्ल्स का स्ट्रगल अच्छे से पता है, जिन्हें हार्ड वर्क किए बगैर नेक्स्ट मील नहीं मिलता है। अगर आप मुझे कोई प्रोडक्ट देंगे तो मुझे पता है कि कैसे उसे एक बिग रिजल्ट पाने के लिए एडवर्टीज करना है। मैं सिंपल वर्ड्स यूज़ करता हूँ। मेरे लिखे सेंटेंस शॉर्ट होते हैं।
स्कॉलर्स और अमीर लोग शायद मुझ पर हंसे, लेकिन कॉमन पीपल जरूर मेरी बात समझेंगे, ये मैं जानता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे एड्स पढ़ते हुए वो मेरे और मेरे प्रोडक्ट के साथ एक कनेक्शन फील करते होंगे। लेसन्स इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। मैं एक स्मॉल टाउन में रहने वाला यंग बॉय था जहां मैंने एडवर्टाइजिंग और सेलिंग के फर्स्ट लेसन सीखे। मैंने देखा कि फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करके आप अपनी एडवर्टाइजिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और मैंने ये चीज़ भी समझी कि वही एड कैंपेन्स सेल करते हैं जो ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक दिन मेरी मोम ने होममेड सिल्वर पॉलिश प्रिपेयर की। मैंने उन्हें स्मॉल केक के साइज में शेप किया और हर एक केक को एक अच्छे से पेपर में पैक कर दिया। उसके बाद मैं अपनी साइकिल से उन्हें डोर टू डोर बेचने निकला। अपना वो प्रोडक्ट जब मैंने किसी के डोर पे जाकर बेचने की कोशिश की तो देखा कि 10 में से सिर्फ एक ही बिका। लेकिन उसी सिल्वर पॉलिश को मुझे जब होम ओनर के किचन में यूज करने का चांस मिला तो मेरे 10 के 10 डब्बे बिक गए थे। जब आप लोगों को फ्री सैंपल देते हैं तो आपका प्रोडक्ट 10 गुना ज्यादा बिकता है। लेकिन बाकी एडवर्टाइजर्स को ये आइडिया कुछ हजम नहीं होता। वे अपने प्रोस्पेक्ट्स यानी फ्यूचर कस्टमर्स को कोई सैंपल या ट्रायल प्रोडक्ट नहीं देते, भले ही उन्हें बड़े बड़े एडवर्टीज में पैसा खर्च करना पड़े तो करेंगे। कुछ बिजनेसेस को लगता है कि फ्री सैंपल्स उन्हें कॉस्टली पड़ेंगे और कुछ सोचते हैं कि लोग और ज़्यादा फ्री ट्रायल्स डिमांड करेंगे। लेकिन मैंने अपने सिल्वर पॉलिश वाले एक्सपेरिमेंट से कुछ और ही सीखा। इनफैक्ट मैं तो बहुत से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में कूपन्स देकर ही एक वेल नोन एडवर्टाइजर बना हूँ। सैंपलिंग एक सिंपल मगर बड़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी है। लोग फ्री में आपके प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं, और अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट सैंपल पसंद आया तो वो फिर आपके पास आकर इसे पैसे देकर खरीदना चाहेंगे। एक और लेसन मैंने बुक्स सेलिंग से सीखा। एलन पिंकरटन एक सक्सेसफुल डिटेक्टिव है। वो मेरा हीरो और मेरा आइडल था। उसने अपनी बायोग्राफी लिखी है। मैंने अपनी माँ को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोला क्योंकि मुझे ये बुक बहुत पसंद आई थी और मुझे लगा कि औरों को भी ये पसंद आएगी। फिर बुक्स जब हमारे घर में डिलीवर हुई तो मैंने उन्हें फ्लोर पर फैलाकर रख दिया। मैं वो सारी बुक्स बेचना चाहता था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, पहले लीडिंग मैन को लाओ फिर वो बाकियों को ले आएंगे। इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग मेयर से मिलने गया। मिस्टर मेयर ने मुझे अपने घर में इनवाइट किया। वो हमेशा ऐसे हार्ड वर्किंग नौजवान लड़के या लड़की की हेल्प करने में आगे रहते थे। मैं बड़ा एंथुसियास्टिक था, पर जब मैंने उन्हें बुक प्रेजेंट की उन्होंने बड़े रफ वे में मना कर दिया। मेयर ने कहा, यू आर वेलकम इन माई होम बट नॉट योर बुक। इस एलन पिंकरटन को सपोर्ट करना मेरे आइडियल्स के लिए एक शर्मनाक बात होगी। एक डिटेक्टिव की सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है क्योंकि पिंकरटन जैसे लोग हमेशा क्रिमिनल्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने कहा। उनकी ये बात मेरे लिए एक वेकअप कॉल थी। कोई प्रोडक्ट आपको पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैंने कई सारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को यही कहा कि वे कुछ ट्रायल्स लॉन्च करें ताकि पहले उन्हें पब्लिक की फीलिंग्स तो पता चले। लेकिन उन्हें हमेशा यही लगता है कि ये दुनिया उनके हिसाब से चलती है। असली बात यह है कि जब तक आप रियल फ्यूचर कस्टमर्स से नहीं मिलते आपको उनकी पसंद नापसंद कभी पता ही नहीं चलेगी। आपकी डिजायर्स और नीड्स कुछ लोगों को अपीलिंग लग सकती है, मेजॉरिटी को नहीं। एडवर्टाइजिंग 100% पब्लिक की ओपिनियन पर डिपेंड करता है। जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं कॉमन पीपल होते हैं, इसलिए आपको उनकी बात सुननी चाहिए। माई स्टार्ट इन बिजनेस। So long as we are going upward, nothing is a hardship. पहले मैंने एक फार्म बॉय का काम किया, फिर बाद में कई सारे और जॉब्स भी किए। मुझे अपनी $4.50 सैलरी एक सक्सेस लगती थी। मैं रोड साइड में घास के गट्ठरों पे सो जाता था। मैं एक कंपनी के लिए छोटे मोटे काम करता था। फिर मैंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया जिसमें ना के बराबर जगह थी। वहाँ एक छोटा सा बेड लगाकर मैं अकेला उस पर सोता था। लेकिन मेरे लिए तो ये एक बड़ी इम्प्रूवमेंट थी जिसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार था। हाई स्कूल के बाद ही मैं अपनी माँ से अलग रहने लगा था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं चर्च मिनिस्टर बनूंगा क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता था। लेकिन जल्दी ही मेरे सामने असलियत खुल गई।
क्योंकि मैंने देखा कि कैसे ये मिनिस्टर्स हमेशा हमें एविल डीड्स के बारे में सरमन करते रहते थे। वे हमें सिखाते थे कि डांसिंग, प्लेइंग कार्ड्स और थिएटर जाना वगैरह सब डेविल का काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। उनकी बातों से ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ में एंजॉयमेंट की हर चीज़ पाप है। इसलिए एक दिन मैंने अपन होम टाउन ही छोड़ दिया। उस दिन मेरे पॉकेट में बस $3 थे। मुझे अपने एक अंकल का ख्याल आया जिनका स्प्रिंग लेक में एक फ्रूट फार्म था। ये हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा था। मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके पास जाकर उनकी फ्रूट पीकिंग में हेल्प करूंगा। मैंने स्प्रिंग लेक जाने के लिए कुछ पैसे अर्न किए। अंकल ने मुझे एक दिन के काम के $1.25 दिए। मैं रोजाना फार्म में 16 घंटे काम करता था। मेरी सेविंग $100 हो गई थी। लेकिन मेरे कॉलेज की फीस भरने के लिए ये रकम काफ़ी नहीं थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इतना हार्ड वर्क करते देखा। वो मुझे पसंद करने लगे थे। उन्होंने मुझे $100 और दे दिए जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने 6 मंथ्स की बुककीपिंग कोर्स के लिए स्वेंसबर्ग के बिजनेस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वैसे ये कोई उतनी अच्छी भी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन इसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। एक दिन प्रोफेसर स्वेंसबर्ग एक लेटर लेकर हमारे पास आए। ग्रैंड रैपिड्स फेल्ट बूट कंपनी में बुककीपिंग की एक पोजीशन वेकेंट थी और सैलरी थी $4.50 पर वीक। मैं क्लास के बाद सीधे प्रोफेसर स्वेंसबर्ग के पास गया। मुझे वो जॉब मिल गई। वहाँ मुझे थोड़ी बहुत बुककीपिंग करनी होती थी, लेकिन असल में मुझे ऑफिस के और जॉब्स करने होते थे जैसे फ्लोर और विंडो क्लीन करना वगैरह। फिर भी मैं पूरी मेहनत करता था क्योंकि मुझे एक छोटे से बजट में अपने रहने और खाने का इंतजाम करना पड़ता था। कुछ मील्स तो मैं स्किप कर देता था। मेरे फेल्ट बूट कंपनी में काम के दौरान मिस्टर M.R. बिस्सेल से मेरी जान पहचान हुई, जो बिस्सेल कारपेट स्वीपर कंपनी के ओनर थे। मिस्टर बिस्सेल ने ही मेरे एडवर्टाइजिंग करियर की शुरुआत के लिए रास्ता तैयार किया था। एक दिन मैं मिस्टर बिस्सेल के साथ चल रहा था जब वो लंच के लिए जा रहे थे। मैंने उन्हें अपनी स्टोरी सुनाई। उन्हें अपने $4.50 वीकली बजट और स्किप मील्स के बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने उन्हें शेयर की वो थी पाई खाने का मेरा ड्रीम। मिस्टर बिस्सेल को भी पाई पसंद थी। उन्होंने मुझे अपने घर पे पाई खाने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने मेरी सैलरी $6 पर वीक करने का भी अरेंज कर दिया था। अब मैं डिनर में पाई अफोर्ड कर सकता था। हाउ आई गोट माई स्टार्ट इन एडवर्टाइजिंग। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक फेमस एड राइटर हो या आपके पास एक बड़ा कैंपेन बजट हो, अगर आप कस्टमर को अपील नहीं कर पाए। इसके लिए आपको अपने टारगेट क्लाइंट्स को स्पॉट करना होगा और ऐसे ऐड बनाने होंगे जो डायरेक्टली उनसे बात करे। मिस्टर बिस्सेल के साथ मेरी कुछ और भी मीटिंग्स हुई। उन्हें पता लगा कि मैं रात 2 बजे तक काम करता था, फिर उसके बाद घर जाता था। सुबह फिर मैं 8 बजे अपने काम पर आ जाता था। मिस्टर बिस्सेल खुद भी बड़े हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूं। और इस तरह मुझे बिस्सेल स्वीपर कंपनी में असिस्टेंट बुककीपर की जॉब मिली। मेरी सैलरी थी $40 मंथली। ये फरवरी का टाइम था और नवंबर में मुझे प्रमोट करके हेड बुककीपर बना दिया गया, जिसके $75 सैलरी मिलने लगी। इसके बाद मुझे कोई और प्रमोशन नहीं मिल सकती थी। मुझे रियलाइज हुआ कि बुक कीपर की मेरी पोजीशन मुझे कंपनी में एक एक्सपेंस के तौर पर रखती है, जबकि अगर मैं एक सेल्समैन होता तो शायद मैं एक एक्सपेंस की तरह इतना नहीं दिखता, क्योंकि तब मैं कंपनी के लिए रेवेन्यू ला रहा होता। और इसके अलावा सेल्समैन को ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। अकाउंटिंग में बुक कीपर क्रेडिट साइड पे होते हैं और सेल्समैन डेबिट साइड में। उस टाइम में जॉन ई पावर्स नाम का एक फेमस एड राइटर था। उसके सक्सेसफुल एड कैंपेन्स की वजह से कुछ कंपनीज बैंकरप्ट होते होते बची थी। जब पावर्स ने हमारी कंपनी कारपेट स्वीपर्स के लिए एड बनाया तो मुझे लगा कि ये एड शायद और बेटर बन सकता था। उसके बनाए पैम्फलेट में ऐसा कुछ नहीं था जो हाउसवाइफ्स को अट्रैक्ट करता खरीदने के लिए। मैंने अपने अकाउंटिंग मैनेजर मिस्टर चार्ल्स बी जुड से कहा कि मैं इससे ज़्यादा अपीलिंग और इफेक्टिव पैम्फलेट बना सकता हूँ। फिर मैं 48 आवर्स तक सीधा उस पैम्फलेट को बनाने में जुटा रहा। यहाँ तक कि मैं सोया भी नहीं।
और तीसरे दिन मैंने अपना खुद का बनाया पेम्फलेट प्रेजेंट किया जिसे हाई पोजीशन पे बैठे लोगों ने अप्रूव भी कर दिया। उस टाइम हमारी कंपनी की सेल्स काफ़ी कम हुआ करती थी। काफ़ी सामान तो ऐसा था जो स्टोर में पड़े पड़े धूल खाता था। फिर एक दिन मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। क्रिसमस का सीजन था। मैंने सोचा कि अगर लेडीज़ को कारपेट स्वीपर्स क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे मिले तो कैसा रहे। सबसे पहले मैंने कारपेट स्वीपर्स के लिए एक बढ़िया सा डिस्प्ले रैक डिजाइन किया। फिर मैंने कुछ कार्ड्स बनाए जिन पर लिखा था द क्वीन ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट्स। मैंने डीलर्स को लेटर लिखे। अपने लेटर्स में मैंने उनके स्टोर में अपने कार्ड्स और डिस्प्ले रैक्स इंस्टॉल करने का ऑफर दिया। उन्हें बदले में हमें कोई पे नहीं करना था। ये उनके लिए एजेंसी की तरफ से गिफ्ट था। मैंने डीलर्स से कुछ भी खरीदने को नहीं बोला, बल्कि मैंने पूछा कि क्या मैं उन्हें सर्व कर सकता हूं। इस सब की वजह से डीलर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्हें कारपेट स्वीपर्स को अपने स्टोर में रखना था। मैंने 5000 लेटर्स डिफरेंट स्टोर डीलर्स को भेजे थे जिसकी वजह से मुझे 1000 नए ऑर्डर्स के रिप्लाई मिले। फिर एक और सक्सेसफुल कारपेट स्वीपर्स एड कैंपेन ने मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ कराई, और वो थी कि मुझे बुक कीपिंग छोड़कर सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरे कारपेट स्वीपर्स एड अब तक बड़े सक्सेसफुल हुए थे और जिनकी वजह से कुछ ही वीक्स में प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ गई थी। इस सब से अब तक जो कमाई हुई थी वो कई सालों की सेल के बराबर थी। तो ये स्टोरी है मेरे एड राइटर बनने की। द स्टार्ट ऑफ माई 17 ईयर्स विथ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अगर आपका एड ब्रांड का सेल्फिश एजेंडा शो कराएगा तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अपने बिजनेस के लिए एडवांटेज मत लो, बल्कि अपने कस्टमर्स के लिए लो। अगर आप ये बोलेंगे कि आपका ब्रांड उन्हें कैसे सर्व कर सकता है तो लोग ज़रूर सुनेंगे। इस तरह आपको उनका सपोर्ट और ट्रस्ट दोनों मिलेगा और वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। मैं मिशिगन छोड़कर शिकागो आ गया था। मुझे लगता था कि यहाँ मेरे लिए ज़्यादा चैलेंज है। अगर बात एडवर्टाइजिंग और बिजनेस की जाए तो शिकागो में ज़्यादा कंपटीशन था। मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करता रहा। शिकागो बिजनेस का एक बड़ा जंगल था, पर मैंने भी इसमें घुसने की ठान ली थी। मैं स्विफ्ट एंड कंपनी और कुछ दूसरी कंपनियों के लिए काम करने लगा। बेशक मैंने बड़ी सारी मिस्टेक्स भी की और कई बार तो मैं खुद को किसी डेड एंड पे पाता था जिससे मुझे लगता था कि ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता था, एडवर्टाइजिंग की टेंशन भरी दुनिया से दूर एक शांत लाइफ जीना चाहता था। लेकिन फिर एक और अपॉर्चुनिटी मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगती और मैं फिर काम में लग जाता। मिस्टर एल्बर्ट लस्कर, लार्ड एंड थॉमस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ओनर ने मुझे ऐसा ऑफर दिया जो मैं मना नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे शिकागो में अपने ऑफिस में इनवाइट किया और मुझे $4 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट किया। ये कॉन्ट्रैक्ट वेन कैंप पैकिंग कंपनी का था। मुझे एक ऐसा एड क्रिएट करना था जो मिस्टर वेन कैंप को इम्प्रेस कर सके। मुझे 3 एड्स दो जो इस कैंपेन को स्टार्ट करेंगे और तुम्हारी वाइफ मिशिगन एवेन्यू जाकर जो पसंद आए वो कार सेलेक्ट कर सकती है। पैसे मैं दूंगा, मिस्टर लस्कर ने मुझसे कहा। उसी शाम मैं इंडियानापोलिस के लिए निकल पड़ा। प्रोडक्ट था कैंड पोर्क और बीन्स। इंडियानापोलिस की 94% औरतें घर पे पोर्क और बीन्स खुद बनाती थी। सिर्फ 6% औरतें ही कैंड पोर्क और बीन्स ट्राई करने के लिए एग्री थी। लेकिन फिर जितने भी ब्रांड एड्स इस प्रोडक्ट के थे सब यही चिल्लाते थे, बाई माई प्रोडक्ट, लेकिन लोग फिर भी नहीं खरीदते थे। अपने फर्स्ट कैंपेन के लिए मैंने होम बेकिंग और फैक्ट्री बेकिंग के बीच कंपेयर किया। होम बेकिंग में 16 घंटे लगते थे, फिर भी बीन्स ऊपर से तो क्रिस्पी रहते थे लेकिन नीचे से सॉफ्ट, और फैक्ट्री बेकिंग में बीन्स को केयरफुली सेलेक्ट किए जाते थे। फिर स्ट्रीम अवन्स यूज करके बीन्स को 245 डिग्री पर बेक किया जाता था जिससे वेन कैंप के पोर्क एंड बीन्स कंसिस्टेंसी के साथ बनकर निकलते थे। मैंने अपने प्रोडक्ट के कुछ फ्री सैंपल बांटे ताकि पब्लिक को होम मेड और फैक्ट्री मेड पोर्क एंड बीन्स का डिफरेंस पता चले। मेरे इस कैंपेन को ह्यूज सक्सेस मिली। बाकी ब्रांड्स ने हमारी स्ट्रेटजीज कॉपी करने की कोशिश की लेकिन फिर भी उनका मैसेज रॉन्ग था। जब आप ऐसी हेडलाइंस यूज करते हैं, बी श्योर टू गेट द जीनियस या फिर माइन इज द ओरिजिनल, तो ये आपके ब्रांड का बड़बोलापन लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप बोस्ट कर रहे हैं। इस टाइप की एडवर्टाइजिंग से कभी कस्टमर नहीं बनते। अगर आप बोले बाई माई ब्रांड, कम टू माई स्टोर, नोट द नेक्स्ट स्टोर या गिव द मनी व्हिच यू गिव द अदर्स, तो ये भी आपका लालच शो करता है और लोग ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
मैंने जो एड्स क्रिएट किए उनमें से कुछ की हेडलाइंस इस तरह थी, ट्राई आवर राइवल्स टू, ताकि लोग वेन कैंप का पोर्क एंड बीन्स बाकी ब्रांड्स से कंपेयर कर सके, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी फैमिली के लिए कौन सा ब्रांड बेटर है। मेरे कैंपेन सक्सेसफुल हुए क्योंकि ये सेल्फिश नहीं थे और ना ही बोस्टफुल। मेरे एड्स में कॉमन पीपल को सर्व करने की और उन्हें एडवांटेज देने की विश नजर आती थी। इसीलिए उन्होंने बाकी ब्रांड्स छोड़कर सिर्फ वेन कैंप के पोर्क एंड बीन्स को चूज किया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ पामोलिव। फूड प्रोडक्ट्स के एड्स के लिए फ्री सैंपल वाकई में मैजिक का काम करते हैं, लेकिन हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा नहीं है। साबुन जैसे प्रोडक्ट के लिए जो कूपन्स आप देते हैं उनमें कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए ताकि लोग उसे हाई रिगार्ड में ले सके। हमने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी लॉर्ड एंड थॉमस में एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया, जिसमें मेरे अलावा बाकी 15 और टैलेंटेड लोग थे। बिजनेस कंपनीज हमारे पास अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए आती थी। कई प्रोजेक्ट ऐसे भी थे जो हमें लगता था कि सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो हमने रिजेक्ट कर दिए थे। हम अपने एडवर्टाइजर्स को बेस्ट स्ट्रेटजीज के बारे में एजुकेट करने के लिए कमिटेड थे। हमारी इस एडवर्टाइजिंग बोर्ड ने बिजनेस एडवाइस के लिए कई बुक्स भी प्रोड्यूस की थी, जिनमें हमने खुद के एक्सपीरियंस के कई सारे एग्जाम्पल दिए थे। हमारे ग्रुप का मेन गोल था एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को जर्नल वे में इम्प्रूव करना, क्योंकि हमारे कई रिंग डिसीजन की वजह से लोगों का ट्रस्ट टूटा था। क्योंकि मुझे यकीन था कि हमारा इस अनसेल्फिश डीड की वजह से सालों से हमने इस इंडस्ट्री को प्रोस्पर और इम्प्रूव करने में हेल्प की थी। एक दिन मिल्चुकी की जॉनसन सोप कंपनी के ओनर मिस्टर बीजे जॉनसन हमारे पास आए। उनके साथ उनके नए सेल्स मैनेजर मिस्टर चार्ल्स पियर्स भी थे। वो चाहते थे कि हम उनकी लॉन्ड्री सोप प्रोडक्ट गैल्वेनिक सोप के लिए एडवर्टाइज करें, लेकिन हमने उनका ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। हम उनके टॉयलेट सोप प्रोडक्ट जिसका नाम था पामोलिव, उसके लिए एडवर्टाइज करने को तैयार थे। जैसा कि नाम से ही लगता है, ये सोप पाम ऑयल और ओलिव ऑयल से तैयार किया गया था। जॉनसन एंड पियर्स ने कहा कि ये एक स्मॉल टाइम प्रोडक्ट है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी कम थी, लेकिन हमारे एडवाइजरी बोर्ड को पामोलिव में पोटेंशियल नजर आ रही थी। हमने इसे टॉयलेट सोप से एक ब्यूटी सोप बना दिया। हम विजुअलाइज कर रहे थे कि सारी औरतों को ये पसंद आएगा। क्लियोपेट्रा अपनी स्किन के लिए पाम ऑयल और ओलिव ऑयल दोनों यूज करती थी। हमने एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए जॉनसन और पियर्स का अप्रूवल ले लिया था। ये 1911 की बात थी। हमें ये एक्सपेरिमेंट ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन में लॉन्च करना था, लेकिन इसके लिए $1000 का खर्चा रहा था। इसलिए बोर्ड इसे $700 के बजट में बेंटन हार्बर, मिशिगन में करने के लिए एग्री हो गया। ये वो पहला टाउन था जहां पर पामोलिव का सबसे पहला एड निकला। हमने 3 एड प्रिंट किए। इसमें पामोलिव की स्टोरी थी जो अपने साथ एक ब्यूटी अपील लाया था। एड के सबसे टॉप में हमने एक टीजर लिखा था कि अगले कुछ दिनों में जो औरतें पामोलिव सोप ट्राई करना चाहती है, उन्हें एड एजेंसी की तरफ से फर्स्ट सोप बार फ्री में मिलेगा। इस टीजर ने बहुत सारी औरतों को हमारा एड पढ़ने के लिए अट्रैक्ट किया था, और जब हमें पास काफी कस्टमर मिले तो हमने एक नया एड निकाल दिया। इस टाइम इसमें एक कूपन भी था जो औरतें एक 10 सेंट के पामोलिव बार के बदले में एक्सचेंज कर सकती थी। हमने ये भी लिखा कि डीलर या स्टोर ओनर कूपन हमें सिर्फ मेल कर सकते हैं ताकि हम उन्हें बदले में पे कर सके। ये 10 सेंट का कूपन फ्री कूपन से काफी डिफरेंट था। क्योंकि प्राइस इसमें लिखा था, इसलिए पामोलिव को कोई चीप ब्रांड या चीप प्रोडक्ट नहीं समझा गया। मेरी साइकोलॉजी पर इस बात का बड़ा इफेक्ट हुआ। औरतों को पामोलिव एक ऐसा ब्रांड लगा जो कॉस्टली तो था, लेकिन इस पर पैसे खर्च करना वर्थ था। डिमांड बढ़ने की वजह से स्टोर ओनर्स के पास हमेशा पामोलिव का स्टॉक रहता था। हमें इसे प्रमोट करने के लिए सेल्स पर्सन की जरूरत नहीं पड़ी। अपने 2 वीक्स के एक्सपेरिमेंट से हमने काफी कुछ सीखा, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमने पामोलिव के कई थाउजेंड यूजर्स बढ़ा दिए थे। औरतों ने 10 सेंट सोप यूज करने के बाद अपने लिए पामोलिव खरीदे थे। सेम एक्सपेरिमेंट हमने बाकी दूसरी सिटीज में भी की और वहां भी हमें काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे। हमने मैगजीन्स में भी 10 सेंट के कूपन डाले थे। धीरे धीरे पामोलिव पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। मुझे याद है कि इसके लिए हमें पूरी कंट्री में डीलर्स से $1 लाख के एडवांस ऑर्डर्स मिले थे।
फ्रेग्रेंस एंड क्वेकर ओट्स। अपने सैंपल्स कहीं भी या किसी के भी सामने ऐसे ही ना फेंके। पहले एड चलाए फिर अपने टारगेट क्लाइंट्स को ही सैंपल दे ताकि आप जो भी मेहनत करें वो वेस्ट ना हो बल्कि उसका कोई फायदा ही निकले। मैं क्वेकर ओट्स कंपनी के ओनर मिस्टर HP क्रोवेल को काफी टाइम से जानता था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके बड़े सारे प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज की जरूरत है। अगर उनके किसी प्रोडक्ट में मुझे कोई पोटेंशियल दिखती हो तो वो मुझे स्ट्रेटेजी के लिए $50,000 की फंडिंग कर सकते हैं। मैं क्वेकर ओट्स गया और उनके प्रोडक्ट्स को देखा। उनमें से 2 प्रोडक्ट्स मुझे काफी अपीलिंग लगे, जो थे राइस और व्हीट पेरीज। तब राइस 10 सेंट का और व्हीट 7 सेंट के बिक रहे थे और दोनों प्रोडक्ट्स की सेल बुरी तरह घटती जा रही थी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दोनों प्रोडक्ट्स शायद मार्केट से हटा दिए जाए, लेकिन मुझे इनमें ग्रेट पोटेंशियल दिख रही थी। मैंने कंपनी को एंकरेज किया कि व्हीट पेरीज का नाम चेंज करके फड व्हीट रखे। वो इसलिए ताकि इसका नाम फड राइस के साथ मैच कर सके। मैंने उनसे प्राइस चेंज करने की भी रिक्वेस्ट की। फड राइस 15 सेंट्स में और फड व्हीट 10 सेंट्स में बिकना चाहिए ताकि जो भी एडिशनल प्रॉफिट हो उसे एडवर्टीजमेंट में लगाया जाएगा। इससे कोई घाटा नहीं होगा क्योंकि ये कैंपेन प्रोडक्ट सेल को इनक्रीज करेगा। उसके बाद मैं उस साइट पे गया जहां ग्रेन्स प्रोड्यूस होते थे। मेरे साथ प्रोफेसर AP एंडरसन भी थे जिन्होंने ये फड ग्रेन्स इन्वेंट किए थे। मैंने देखा कि कैसे ग्रेन्स को पफ किया जाता है। इसके लिए उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसे स्टीम एक्सप्लोजन कहते हैं। यहाँ पर हर ग्रेन के 125,000,000 सेल्स एक्सप्लोड किए जाते हैं, जिससे ग्रेन का साइज 8 गुना तक बड़ा हो सकता था। इसलिए इसमें हर आटोम कंज्यूम्पशन के लिए अवेलेबल था। ग्रेन फिर प्रोसेसिंग मशीन से ब्लो आउट करता था। इसे देखकर मेरे माइंड में ये अपीलिंग फ्रेज आया, फूड शॉट फ्रॉम गन्स। एडवर्टाइजिंग क्रिटिक्स ने मेरे आइडिया का मजाक उड़ाया लेकिन मार्केट में इसे बड़ा पसंद किया गया। फूड शॉट फ्रॉम द गन्स ने लोगों को बड़ा क्यूरियस कर दिया था। और ह्यूमन नेचर में क्यूरियोसिटी बड़ी पावरफुल होती है। क्यूरियोसिटी बढ़ाना हमेशा एडवर्टाइजिंग को इफेक्टिव बना देता है। और तब मैंने प्रोफेसर AP एंडरसन को क्वेकर ओट्स की पर्सनैलिटी बना दिया। लोगों की आदत होती है कि वे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से रिलेट होना चाहते हैं। वे उनके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं बजाय किसी बड़े फेसलेस कारपोरेशन के। मैंने प्रोफेसर की स्टोरी दिखाई और सारे एड्स में शो किया कि फड ग्रेन कैसे बनता है। मैंने लोगों को फूड शॉट फ्रॉम द गन्स के पीछे का रीजन एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी फड ग्रेन्स की इतनी सेल नहीं हो रही थी। हमें पता लगाना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हमें पता चल गया। हम न्यूज़पेपर्स में एड निकालते थे मगर जो लोग ये न्यूज़पेपर पढ़ते थे वे फड अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि ये एक्सपेंसिव थे। हमें आइडिया मिला कि न्यूज़पेपर के बजाय हमें इसका एड मैगजीन्स में देना चाहिए। हमने मिलियंस के सैंपल भी बांटे, लेकिन इस स्ट्रेटीज से भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमें पता लगा कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं उन्हें सैंपल देना बेकार है। फिर हमने ये किया कि जितने भी मैगजीन्स पॉसिबल थी उन सब में इसका एड दे दिया। हमने एड में एक कूपन भी इंक्लूड किया जिसे फड राइस या व्हीट के एक पैक के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता था। कोई भी जिसे हमारी स्टोरी पसंद आती बस वो कूपन मैगजीन्स से काट कर प्रोडक्ट ट्राई कर सकता था। इस एड कैंपेन से हमें फड ग्रेन्स के ढेर सारे कस्टमर्स मिले। ये किसी भी सीरियल का अब तक का बेस्ट कैंपेन था। इस तरह फड राइस और फड व्हीट ने न सिर्फ साइज में बल्कि सेल में भी इंक्रीमेंट किया। पेप्सोडेंट एडवर्टाइजिंग साइकोलॉजी पर काफी डिपेंड करती है। अगर आप ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट कुछ करेंगे तो पक्का फेल होंगे। हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, खुश रहना चाहता है, यही ह्यूमन नेचर है। और यही आपकी एडवर्टाइजिंग में भी दिखना चाहिए कि आप लोगों को कैसे खुशी दे सकते हैं। उन्हें लगना चाहिए कि आप उन्हें खुश कर सकते हैं और तभी वो आपका प्रोडक्ट पसंद करेंगे। जिसने पेप्सोडेंट बनाया था वो मेरे अच्छे फ्रेंड है। हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स में 22 साल साथ काम किया है। हमने इन प्रोजेक्ट्स से मिलियंस कमाए। फिर मेरा ये फ्रेंड एरिज़ोना में किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया था।
लेकिन वहां करने को ज्यादा कुछ था नहीं। इसी बीच उसने हेल्थ वर्कर्स की हेल्प से अपना नया टूथपेस्ट फॉर्म्यूलेट किया और इस तरह पेप्सोडेंट बना। अब अपने इस नए टूथपेस्ट ब्रांड की एडवर्टाइजिंग के लिए वो मेरे पास आया। पहले तो मैंने एकदम मना कर दिया। अभी तक किसी ने भी कभी टूथपेस्ट का एड कैंपेन नहीं किया था। उसके अलावा पेप्सोडेंट मुझे काफी टेक्निकल लगा, मैं लोगों को इसके साइंटिफिक फॉर्मूले के बारे में एडवर्टीज नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात कि मेरा फ्रेंड अपने इस ब्रांड को 50 सेंट्स में बेचना चाहता था, जबकि टूथपेस्ट के दूसरे ब्रांड्स नॉर्मली 25 सेंट्स में बिकते थे। लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा रहा। इसलिए मैंने उसके साथ एक डील की। मैंने उससे कहा कि मैं तभी पेप्सोडेंट का एडवर्टाइज करूंगा जब वो मुझे रिटर्न में स्टॉक ऑप्शन देगा। वो मान गया और हम दोनों अपने काम पे लग गए। मैंने डेंटिस्ट्री की बहुत सी बुक्स पढ़ी, मैंने साइंस फैक्ट ढूंढने की कोशिश की जो पेप्सोडेंट के फॉर्मूला के साथ फिट बैठ सके। मुझे म्यूकिन प्लेक्यूज के बारे में पता चला जो हमारे टीथ्स को कवर करती है। इसकी वजह से हमारे टीथ्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी फिल्म में कवर करके रखे गए हो। क्लाउडी फिल्म का ये आइडिया मुझे काफी अपीलिंग लगा। मैंने पेप्सोडेंट को कॉमन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक राइट अप्रोच के बारे में सोचा। टूथपेस्ट प्लेक्यू और केविटीज दूर करता है, लेकिन ह्यूमन नेचर का एक ट्रूथ ये भी है कि उसे प्रिवेंशन कभी अपीलिंग नहीं लगती। अपने एडवर्टाइजिंग के इतने सालों के एक्सपीरियंस से इतना तो मैं समझ ही गया था। लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो चाहते हैं, लेकिन प्रिवेंशन उन्हें पसंद नहीं है। अब नेक्स्ट एक और चीज मुझे करनी थी, वो ये कि लोगों को पेप्सोडेंट ना यूज करने के नेगेटिव इफेक्ट्स बताने थे। मतलब कि मुझे ये बताना था कि अगर कोई पेप्सोडेंट यूज नहीं करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। लेकिन लोगों को ये भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि उसे कॉन्सिक्वेंस और पेनल्टीज अच्छी नहीं लगती। मैं लोगों को प्लेक्यू और केविटीज में कवर्ड टीथ की इमेजेस नहीं दिखा सकता था। फाइनली मैंने ब्यूटी को अपने एडवर्टाइजिंग का सेंटर बनाया। पेप्सोडेंट आपको वो परफेक्ट स्माइल देगा। ये आपके दांतों की क्लाउडी फिल्म दूर करके आपके दांतों को चमकदार बना देगा। मैंने अपने एड शो में क्लीन व्हाइट टीथ वाले गुड लुकिंग और हैप्पी लोगों को शो कराया। उन ब्यूटीफुल पिक्चर्स को हमने हर जगह पोस्ट करा दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुल हो तो लोगों को ये कभी ना कहे कि आपका ब्रांड ये प्रिवेंट करेगा या वो प्रिवेंट करेगा। उन्हें ये बताए कि अगर वो आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कॉमन लोगों को बताए कि आप उन्हें ब्यूटीफुल, हैप्पी और सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकते हैं, और यही उन्हें लाइफ में चाहिए। अपना प्रोडक्ट इस चीज पर एडवर्टाइज करो और फिर देखो ये कैसे सक्सेसफुल होता है। पेप्सोडेंट ने पहले यूएस की मार्केट को डोमिनेट किया और बाद में इसे इंटरनेशनली भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। कुल मिलाकर मैंने इस टूथपेस्ट को एडवर्टीज करके 1,000,000 कमाए। रीजन फॉर सक्सेस। एक एड राइटर बनके आप कैसे सक्सेस पा सकते हैं? आपको श्री पार्टीज को अपने बेस्ट लेवल पर सर्व करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्टी है पब्लिशर, सेकंड पार्टी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी और लास्ट थर्ड पार्टी है प्रोडक्ट के एडवर्टाइजर। इन तीनों को खुश रखोगे तो आपकी अपनी करियर की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। आपको हर किसी को विनर बनाना है। पब्लिशर वो है जो किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन का ओनर होता है। हमारी एड एजेंसी उन्हें एड प्रिंट करने के पैसे देती है, जिसमें हमें 15% कमीशन मिलता है। एक एड राइटर के तौर पे हमें ऐसे एड बनाने की ज़रूरत है जो पब्लिक को प्रोडक्ट बेच सके और पब्लिशर का न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बहुत सारे लोग खरीदेंगे। हमें अपनी एड एजेंसी को भी सर्व करना है। कई सारे अकाउंट जब हमने हैंडल किए थे तो उनकी शुरुआत काफ़ी छोटी थी। मैंने पामोलिव, फरवहीट और पेप्सोडेंट को बड़े अकाउंट्स बनाने में हेल्प की। एड एजेंसी आपसे खुश रहे इसके लिए आपको राइट एड स्ट्रेटजीज चाहिए और मिस्टेक्स हर पॉसिबल वे में अवॉइड करे, ताकि एड कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट मिल सके। मैंने जब लॉर्ड एंड थॉमस के लिए काम करना स्टार्ट किया था तब मेरी सैलरी $1000 पर वीक थी। ये एग्रीमेंट था कि एड राइटर को कमीशन के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो जो सक्सेसफुल एड कैंपेन होते थे उनसे मुझे अच्छा कमीशन मिला। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने $1,85,000 का एनुअल कमीशन कमाया।
मैं खुद सारा काम करता था, मेरा कोई सेक्रेटरी या क्लर्क नहीं था। जो भी कैंपेन मैंने बनाए थे, मेरे और मेरे टाइपराइटर की बदौलत थे। मैंने खूब सारा हार्ड वर्क किया और बाद में मुझे एजेंसी की टोटल इनकम का 30% मिलने लगा था। मिस्टर लस्कर ने मुझ पे ट्रस्ट किया था। उन्होंने मुझे मेरे अकाउंट खुद हैंडल करने की छूट दी थी। उन्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट था कि मुझे कंपनी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया था। इसके बाद मैं 2 साल तक बोर्ड का चेयरमैन रहा। अगर मेरा मिस्टर लस्कर के साथ कभी कन्फ्लिक्ट होता था तो इसी बात को लेकर कि वो हमेशा मुझे ओवरपे करना चाहते थे। और एक एड राइटर के लिए जो लास्ट इंटरेस्ट सर्व करना जरूरी है, वो है प्रोडक्ट्स बनाने वाले बिजनेसेस, जिन्हें एडवर्टाइजर भी कहा जाता है। पब्लिशर हमें कमीशन देते हैं, एजेंसी हमें काम देती है और एडवर्टाइजर हम पर ट्रस्ट करके अपने कम बिकने वाले प्रोडक्ट्स लेकर हमारे पास आते हैं। ऐसे भी एडवर्टाइजर होते हैं जो एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी के पास जाते हैं। ऐसे लोग एक लॉन्ग टर्म और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। कई बार तो ये लोग एड राइटर से ऐसी डिमांड करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होती। सबसे बेस्ट एडवर्टाइजर्स वो होते हैं जो हम पर ट्रस्ट करके हमसे एक राइट एड कैंपेन चाहते हैं। वो हमारी एडवाइसेस सुनते हैं और ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करते। वो हमें ट्रायल कैंपेन करने की छूट देते हैं जो पब्लिक के लिए ज़्यादा अपीलिंग होता है। ये वैल्यूबल क्लाइंट्स हमें हमारे एक्सपेरिमेंट की फंडिंग के लिए $5,000 के ऊपर भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एड राइटर एक विनिंग एड कैंपेन क्रिएट करता है तो बिजनेसमैन को वो सारा पैसा बल्कि उससे ज़्यादा ही वापस मिल जाएगा। यही चीज़ पामोलिव और बाकी दूसरे ब्रांड्स के साथ हुई जिन्हें मेरी वजह से नेशनल और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले। इन बिजनेसेस ने मेरे बनाए एड कैंपेन की वजह से मिलियंस कमाए। तो मैंने कैसे तीनों इंटरेस्ट को खुश रखा? मुझे कैसे इस लेवल तक सक्सेस मिली? क्योंकि मैंने ढेर सारी मिस्टेक्स भी की और उन्हें ठीक भी किया। मैंने अपनी मिस्टेक्स से बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं किया। एडवर्टाइजिंग करियर की मेरी जर्नी मैंने कुछ अच्छे प्रिंसिपल बनाए जिन पर मैं हमेशा चलता रहा। यही प्रिंसिपल्स है जो मैं आज के यंग एडवर्टाइजिंग लड़के और लड़कियों को भी सिखाना चाहूँगा। माई ग्रेट मिस्टेक एंड समथिंग्स पर्सनल। अगर मुझे अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट है तो बस यही कि मैं खुद की कंपनी नहीं खोल पाया। मैं खुद अपना रास्ता बना सकता था, खुद की अपनी एड एजेंसी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं एक एम्प्लॉई बनकर अपनी ड्यूटी करता रहा। इस बात में कोई शक नहीं कि मैंने अपने लिए एक लॉन्ग प्रोडक्टिव करियर खड़ा किया जिसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने और दूसरों को सर्व करने का मौका मिला। मैंने ये सब मनी या फेम के लिए नहीं किया। हालांकि मुझे पैसा और फेम दोनों मिला, लेकिन मेरा अल्टीमेट मोटिवेशन मेरा काम था। मुझे अपने काम से बेहद प्यार था। इट कम्स बैक टू द डेज व्हेन आई मेक मनी एज मच एज आई कैन टू हेल्प मदर। मैं कभी रुका नहीं, खुद को हमेशा चैलेंज करता रहा कि कुछ बड़ा करना है। एडवर्टाइजिंग का मेरा प्यार मुझे डेट्रॉइट से मिशिगन और फिर शिकागो लेकर आया। जब मैं अपनी ये स्टोरी लिख रहा हूँ, मैं अपने होम टाउन में हूँ जहाँ मैंने वर्जिन फॉरेस्ट का एक पार्ट लिया है और यहाँ अपने ड्रीम होम के लिए एक पैराडाइज बनाया है। यहाँ मेरे पास ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन्स जिससे होकर एक खूबसूरत क्लियर लेक तक रास्ता जाता है। मेरे लॉन में हमेशा मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और मेरे ग्रैंड किड्स की चहल पहल रहती है। मैं हमेशा खुश और सेटिस्फाइड फील करता हूँ। मैं कॉमन पीपल से जुड़ी हर चीज़ से प्यार करता हूँ जिन्होंने मेरे एडवर्टीजमेंट्स को हमेशा सपोर्ट किया। कंक्लूजन। आपने क्लॉड हॉपकिंस की स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा। आपने सीखा कि बाकी चीज़ों से पहले कॉमन पीपल के एडवांटेज को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि कस्टमर में से 95% लोग कॉमन पीपल है। आपकी सक्सेस या फेलर इस बात पर डिपेंड है कि आप उन्हें कैसे अपील करते हैं। आपने सैंपल की इम्पोर्टेंस भी सीखी। पब्लिक पहले आपके प्रोडक्ट का सैंपल ट्राई करें, ये बहुत ज़रूरी है। बेस्ड एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स में से एक है कस्टमर को फ्री ट्रायल्स और सैंपल प्रोवाइड कराना। लेकिन ये ख्याल रहे कि सैंपल आप टारगेट क्लाइंट्स को ही दें, ताकि आपके एफर्ट्स का फ़ायदा सेल में हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके टारगेट क्लाइंट्स को क्या चीज़ टिक करेगी, उनकी डिज़ायर क्या है, उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, कैसे वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे।
जब आप ये सब सोचकर एड बनाएंगे तभी आपका प्रोडक्ट बिके पाएगा। आपने पामोलिव की स्टोरी में पावर ऑफ एंटिसिपेशन देखी और पफ्ड राइस की स्टोरी से सीखा कि क्यूरियोसिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप इन्हें एग्जाम्पल बनाकर ये स्ट्रेटीज अपने एड्स में यूज कर सकते हैं। प्रोफेसर एंडरसन की तरह पर्सनैलिटी क्रिएट करने से भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कॉमन पीपल के लिए बड़े कॉरपोरेशंस किसी स्ट्रेंजर की तरह होते हैं। इसलिए जब आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं जिनसे कॉमन पीपल रिलेट कर सके तो ये पक्की बात है कि फिर वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। फाइनली आपने ह्यूमन नेचर के बारे में भी सीखा, जो बेस्ट एड्स का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। हमेशा बेसिक ह्यूमन नेचर को फॉलो करें, हमेशा राइट मैसेज दे। ये सारे स्टेप फॉलो करके आप भी अपने एडवर्टाइजिंग करियर में क्लॉड हॉपकिंस की तरह ऊंचाइयों को छू सकते हैं।